हम लोग गणित अधिगम का सिद्धांत जो जॉनटन पाल डाइनेस के द्वारा दिया गया है, इसके संबंध में आज पढ़ेंगे। हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा, नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा और विकास का सिद्धांत भी पढ़ा। उन्हीं सिद्धांतों में जॉनटन पाल डाइनेस साहब ने गणित विषय का बच्चे के अंदर में किस तरह से अधिगम होगा, बच्चा कैसे सीखेगा, इसके संबंध में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गणित अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने जो है ना, गणित बच्चे जो सीखते हैं ना, उसके अंतर्गत इन्होंने 4 सिद्धांतों के संबंध में बात किया था। कितना सिद्धांतों के बारे में? 4। याद रखिएगा, इन्होंने गणित, कोई भी बच्चा गणित को कैसे सीखेगा, इसके संबंध में इन्होंने मुख्यतः कितना सिद्धांत दिया? 4। याद रखिएगा, चारों सिद्धांत का नाम जो है इस बार सीटेट में सजाने के लिए दे दिया है। सीधा इस बार सीटेट में सीधा जो है ना, चारों सिद्धांत को सीरियल ढंग से सजाने के लिए दे दिया था, जिसका चारों सिद्धांत का नाम क्या है? पहला है क्या? गतिक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डायनेमिक कहते हैं। दूसरे का नाम है बोधात्मक सिद्धांत या प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? परसेप्चुअल या अंडरस्टैंडिंग। तीसरे सिद्धांत का नाम है गणितीय परिवर्तिता का सिद्धांत। क्या नाम है? गणितीय परिवर्तिता का सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। और चौथे का नाम आपका है रचनात्मक सिद्धांत। क्या है? रचनात्मक सिद्धांत। इसको इस बार सीटेट में जो है सजाने के लिए दे दिया था, इसको याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या है? पहला क्या है? गतिक। पहला क्या है? गतिक। दूसरा बोधात्मक। पहला क्या करेंगे? बच्चे को गतिविधि करने देंगे। क्या करने देंगे? गतिविधि करने देंगे। अब उन खेलों का हम प्रावधान करेंगे या उन टीएलएम का, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, जिसको बच्चे सरलता से क्या कर सकते हो? समझ सकते हो, सीख सकते हो, उसका उपयोग बड़ा सरलता से कर सकते हो। उन टीएलएम का हम प्रयोग करेंगे या उन खेलों का हम आयोजन करेंगे। दूसरा हो जाएगा। और तीसरा है कि गणितीय परिवर्तिता का सिद्धांत। जब बच्चा उस खेल के माध्यम से कुछ गणितीय कंसेप्ट को सीखेगा ना, तो उसके हर पहलुओं को तोड़ कर, हर चीज से जोड़ कर हम बताएंगे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? वह कहलाएगा क्या? गणितीय परिवर्तिता का सिद्धांत। और चौथा जो है, बच्चे खुद से रचना करना सीखेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे। इससे पहले बच्चे को ज्ञान प्राप्त वह बच्चा किया है कि नहीं किया है, इस चीज को जांच लेंगे। जो हो जाएगा लास्ट वाला क्या? रचनात्मकता का सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा? रचनात्मकता का सिद्धांत। चारों कदम याद होना चाहिए। पहला कौन सा था? गतिक। दूसरा बोधात्मक। तीसरा गणितीय परिवर्तिता। चौथा रचनात्मकता। याद रखिएगा, डायनेमिक पहला है। डायनेमिक क्या है? पहला। और अंत वाला क्या है? रचनात्मकता या क्रिएटिव या कंस्ट्रक्टिविस्ट कहेंगे इसको हम, है ना? कंस्ट्रक्ट करना बच्चा सबसे अंत में सीखेगा। इसको सजाने के लिए दिया है खूब सीटेट में। आप लोग एकदम आराम से पकड़ लीजिएगा। पहला डायनेमिक और लास्ट वाला क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट या क्रिएटिव, ठीक है ना? रचना लास्ट में करेगा, पहले क्या करेगा? गतिविधि करेगा ना। बच्चा पहले गतिविधि करेगा, गतिशील रहेगा, तब अंत में वह सीखेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ 4 सिद्धांत दिया गया था। किनके द्वारा? जॉनटन पाल डाइनेस साहब के द्वारा। जो डाइनेस ब्लॉक आप लोग पढ़े होंगे टीएलएम में, है ना? शिक्षण सहायक सामग्री में टीएलएम में आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइनेस ब्लॉक के बारे में। वह ये इन्हीं का देन है। और इन्होंने बच्चे का जो गणित के संबंध में जो अधिगम होगा, जो सीखेगा, इन्होंने जो है मुख्य 6 अवस्थाओं के बारे में बात किया था। कितनी अवस्थाओं के बारे में बात किया है? 6। डायरेक्ट सीटेट में पूछ भी देगा कि इन्होंने जो है गणित अधिगम के संबंध में जो है, जॉनटन पाल डाइनेस साहब ने गणित अधिगम के संबंध में कुल कितनी अवस्थाओं के बारे में बात किया है? 6। निम्न में से किस अवस्था के बारे में बात नहीं किया है? ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, या सीरियल ढंग से सजाने के लिए दे सकता है ना? तो उसका नाम 6 का याद रखिएगा, जिसमें से पहला विकास की अवस्था है। गणित के संबंध में जो अधिगम होगा, जो विकास होगा बच्चे का, उसके संबंध में इन्होंने 6 अवस्था बताया था। कितना अवस्था? 6। पहला अवस्था का नाम क्या है? स्वतंत्र अवलोकन की अवस्था, है ना? बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देंगे, ट्रायल एंड एरर करेगा, गलती करेगा, खुद से वह कोई भी चीज को समझने बुझने का कोशिश करेगा, और वह स्वतंत्र रूप से गतिविधि करते हुए, अवलोकन करते हुए, है ना, वह क्या करता है? बच्चा सीखता है। दूसरा है नियम बाध्य अवस्था। उन खेलों में कुछ नियम निकल करके बाहर आएगा, उसको हम क्या कहेंगे? नियम बाध्य अवस्था। अब क्या करेंगे? बच्चा जो खेल पहले खेला था, उससे कुछ नियम निकल कर बाहर आया है। जब नया खेल खिलाएंगे बच्चे को, नया टीएलएम का प्रयोग करेंगे, तो वह जो पहले वाला जो खेल था,
उससे नए वाले खेल को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, तुलनात्मक अवस्था कहेंगे। आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा, अब क्या करेगा बच्चा, अब जो नियम बनाया था उसका वह अब प्रस्तुतिकरण करेगा, चित्र बनाएगा, ग्राफ बनाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रस्तुतिकरण कहेंगे। और वह जब उसी का पुनरावृत्ति करने लगेगा तो वह किसका रूप ले लेगा, संकेत का। किसका रूप ले लेगा, संकेत का। तो सांकेतिक अवस्था के नाम से जाना जाएगा। और लास्ट में जो है उस गणितीय संप्रत्यय, जो गणित का जो संप्रत्यय था उससे संबंधित क्या बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा, जो सबसे अंतिम अवस्था के नाम से जाना जाएगा। कौन सा, सिद्धांत की अवस्था। ये 6 अवस्था का नाम याद रखेगा। सबसे पहला क्या है, स्वतंत्र अवलोकन की अवस्था, है ना, इसको याद कर जाएंगे हम लोग। स्वतंत्र नियम तुलना, स्वतंत्र नियम तुलना, स्वतंत्र नियम तुलना, स्वतंत्र नियम तुलना। अब क्या करेगा बच्चा, प्रस्तुतिकरण, सांकेतिक सिद्धांत। सांकेतिक सिद्धांत एक बार याद रखिए, सांकेतिक सिद्धांत, सांकेतिक सिद्धांत। सबसे पहले स्वतंत्र छोड़ दीजिए, स्वतंत्र अवलोकन की अवस्था। तब बनाएगा क्या, नियम। नियम के बाद क्या बनाएगा, तुलना करेगा। तुलना के बाद क्या करेगा, प्रस्तुतिकरण करेगा। फिर सांकेतिक और सिद्धांत सबसे अंतिम। यह 6 अवस्था के बारे में बात किए थे। कौन, जॉनटन पॉल डायन साहब ने। जॉनटन पॉल डायन साहब, जिनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था, है ना, और 2014 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ है। यह रहने वाले थे कहाँ के, हंगरी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, हंगरी के रहने वाले थे। और ये जॉनटन पॉल डायन साहब का कहना था कि बच्चे को हम खेल गतिविधि, है ना, खेल गतिविधि, मनोरंजन के माध्यम से और नृत्य के माध्यम से गणित से संबंधित विभिन्न संप्रत्ययों को हम क्या करेंगे, सिखाएंगे। यही कहना था किनका, जॉनटन पॉल डायन साहब का। इन्होंने एक अपना आत्मकथा भी लिखा है जिसका नाम आपका है क्या, मेमोरियल्स ऑफ मोवरिक मैथमेटिशियन नामक जो आत्मकथा लिखा गया था इन्हीं के द्वारा। किनके द्वारा, जॉनटन पॉल डायन साहब के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। यानी गणित अधिगम के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था किनके द्वारा, जॉनटन पॉल डायन साहब का के द्वारा, जिनका जन्म 1916 में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, 2014 में। हंगरी के रहने वाले हैं। इन्होंने कुल सिद्धांत कितना दिया, 4, और अवस्था कितना बताया था, 6। चारों सिद्धांत का नाम आपका याद है। पहला है गतिक, दूसरा क्या है, बोधात्मक, तीसरा गणितीय परिवर्तिता, और लास्ट वाला क्या है, रचनात्मक, है ना, क्या है, रचनात्मक, सबसे अंतिम। तो पहला याद रखेगा कौन सा, गतिक। पहला गतिक हो जाएगा और अंत वाला क्या हो जाएगा, रचनात्मक। याद है 6 अवस्था, स्वतंत्र अवलोकन, नियम, तुलना, प्रस्तुतिकरण, सांकेतिक, सिद्धांत। यह 6 अवस्था है ना, ये 6 अवस्था बताया गया था। कोई दिक्कत है यहाँ तक। जॉनटन पॉल डायन साहब हंगरी के रहने वाले हैं, नहीं, ठीक है। अब देखिए सिद्धांत है क्या, हम शॉर्ट में ही समझ लेते हैं इसको। एक्चुअल में जो 4 सिद्धांत दिया था इन्होंने, ये 4 सिद्धांत में इन्होंने बात क्या किया, कैसे बच्चे के अंदर में गणित संबंधी अधिगम प्रक्रिया बड़ा अच्छे ढंग से होगा, इसके संबंध में जो सिद्धांत दिया है ना, यह सिद्धांत कहता क्या है। कुछ नियम बताए होंगे, कुछ सिद्धांत बताए हैं कि यह बात को आपको फॉलो करना होगा, तब जा करके बच्चे के अंदर में जो है गणित से संबंधित विभिन्न संप्रत्ययों का अच्छे ढंग से क्या हो सकेगा, विकास हो सकेगा। इसमें पहला सिद्धांत जो है जिसका नाम क्या है, गतिक सिद्धांत। क्या है, गतिक सिद्धांत। गतिक सिद्धांत में कहेगा कि बच्चे को हम अंतःक्रिया करने देंगे, स्वतंत्र रूप से गतिविधि करने देंगे। अंतःक्रिया करने का हम क्या करेंगे, मौका करेंगे, मौका देंगे बच्चे को। अब बच्चा जो है अब क्या कर रहा है, समाज में गतिविधि के माध्यम से अंतःक्रिया कर रहा है। अब यह अंतःक्रिया करने के लिए वह 3 विधियों को अपनाएगा। कितनी विधियों को अपनाएगा, 3। खेल, संरचना और अभ्यास। खेल, संरचना और अभ्यास के माध्यम से बच्चे को हम क्या करने देंगे, गतिविधि करने देंगे, अंतःक्रिया करने देंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं। यानी कोई भी खेल खिला रहे हैं या कोई भी टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चे को छोड़ दीजिए, स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए, गतिविधि करने दीजिए, गतिशील रहने दीजिए। और उसमें बच्चा 3 पद्धति को अपनाना चाहिए कि क्या क्या, खेल, संरचना या अभ्यास। या तो खेलेगा या रचना करेगा कुछ, या क्या करेगा, अभ्यास करेगा। इन तीन माध्यमों के अंतर्गत बच्चा जो है खुद से गणित से संबंधित किसी भी संप्रत्यय को सीखने का प्रयत्न करेगा। यानी पहला सिद्धांत आपको मानना है, नहीं, पहला सिद्धांत को अपनाना है क्या, कि बच्चे को हम स्वतंत्र छोड़ देंगे, अंतःक्रिया करने देंगे, जिसमें 3 पद्धति को अपनाएगा बच्चा। क्या क्या, खेल, संरचना और अभ्यास, ठीक है। अब दूसरा में हम लोग को क्या करना है कि उन टीएलएम का हमको प्रयोग करना है ना,
उन टीएलएम का हमको प्रयोग करना है, यानी उन पद्धतियों को अपनाना है, उन खेलों को अपनाना है जिस बच्चे को आप खिला रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं गणित से संबंधित विभिन्न संप्रदाय को, उसको वह जो खेल है या वह जो आपका टीएलएम है वह उसके समझने योग्य है कि नहीं है। ये नहीं कि कोई भी खेल ले आए, चेस ले आएगा छोटका बच्चा को, खेल पाएगा? नहीं ना खेल पाएगा। आप डांस फ्लो का प्रयोग कर रहे हैं या गेंद तारा का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यह बच्चे के समझने योग्य, बड़ा सरलता से बच्चा खेल सकता है, यानी उसके समझने योग्य हम खेलों का आयोजन करेंगे। दूसरा सिद्धांत कहेगा कि बच्चा समझ सके उन खेलों का हम क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। और तीसरा कहेगा कि गणितीय कंसेप्ट को बदलकर समझाएंगे। अब बच्चा जो है, चुपचाप से रहिए सब लोग, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अब बच्चा उन खेल के माध्यम से कुछ सीख लिया है। मान लीजिए त्रिभुज बनाना सीख लिया होगा, वह त्रिभुज बनाना सीख लिया होगा, मान लीजिए जियो बोर्ड के माध्यम से। बच्चा जो है जियो बोर्ड में जो है ना, जियो बोर्ड एक लकड़ी का खांचा रहता है ऐसे ऐसे बना हुआ, और लब्बड़ की मदद से वह त्रिभुज, आयत, वर्ग ये सब बनाना सीख गया। अब त्रिभुज जान गया, अब त्रिभुज बार बार आप ऐसे ही फिगर बनाकर ऐसे समबाहु त्रिभुज वाला बार बार फिगर बनाकर बच्चे को बताए हुए हैं। नहीं, अब बार बार ऐसे त्रिभुज के संबंध में बच्चे के दिमाग में जो है ऐसा संरचना बन गया है, तो उसके दिमाग में नहीं है सारे तरह से कंसेप्ट। अब अगर ऐसे त्रिभुज का बनाएगा फिगर, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा, तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि ये भी त्रिभुज है। अरे भैया, अब उसको गणितीय परिवर्तिता में बदलेंगे, हम समझाएंगे कि त्रिभुज तुम पढ़े हो बाबू, तो उसमें 3 भुजा होता है, और कौन कितना होता है? 3। तो इसमें भी यह जो आकृति बना है इसमें भी भुजा कितना है? गिनो, 1, 2 और 1, 3। और कौन कितना है? 1, 2 और 1, 3। तो इसको भी त्रिभुज कहेंगे, इसको भी त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज आपका ये भी है ना, त्रिभुज आपका ये भी है। यानी कहने का मतलब है कि गणितीय परिवर्तिता में कहेगा कि कोई भी गणितीय संबंधी कंसेप्ट को बच्चा सीखा है ना, तो उसके हर पहलुओं को तोड़ कर हम बड़ा सरलता से क्या करेंगे? बच्चे को सिखाएंगे, ताकि उसको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। अंत में आपका हो जाएगा कि हम क्या करेंगे? अब बच्चे को रचना करने देंगे। क्या करने देंगे? रचना करने देंगे, खुद से रचना करने देंगे, है ना, खुद से रचना करने देंगे। लेकिन यह जांच लेंगे कि वह ज्ञान का अर्जन किया है कि नहीं किया है। अगर वह ज्ञान का अर्जन नहीं किए रहेगा तो कोई कीमत पे वह क्या रचना करने में सक्षम होगा? नहीं ना होगा। तो यानी रचना करने देंगे, लेकिन यह एक बार जांच लेंगे कि बच्चे जो है उस गणितीय संप्रदाय के संबंध में जो है ना ज्ञान का अर्जन किया है कि नहीं किया है। इस तरह से आपको एक शिक्षक बतौर शिक्षक के रूप में 4 सिद्धांतों को मानना होगा, तब जाकर के बच्चा जो है ना गणितीय विषय के संबंध में, गणित के संप्रदाय के संबंध में वह अपने कंसेप्ट को बच्चा क्लियर कर पाएगा। क्लियर है? ये चारों सिद्धांत समझ गए ना? हाँ, क्लियर है? अवलोकन की अवस्था, जिसको हम फ्री प्ले स्टेज भी कहेंगे या ट्रायल एरर का स्टेज भी कहेंगे। बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना है आपको, पहले ऐसे ही शॉर्ट में समझिए। बच्चे को पहला अवस्था में स्वतंत्र, अवलोकन अवस्था में हम क्या करेंगे? बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देंगे, खुद से वह उसको कोई भी टीएलएम आप दे दिए हैं, बच्चे को कोई भी खेल दे दिए हैं, तो उस खेल को स्वतंत्र रूप से हम खेलने देंगे, कुछ करेंगे नहीं, उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे। तुम गलती करो और सीखो, यह हो जाएगा कौन सा? स्वतंत्र अवलोकन की अवस्था। इसको देख लीजिए, हम पढ़ भी देते हैं क्या लिखा हुआ। देखिए, जब भी कोई नई परिस्थिति या प्रश्न हमारे समक्ष आती है तो हम उसे हल करने का हर संभव क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, और सफल होने पर दोबारा प्रयत्न करते हैं, और तब तक प्रयत्न करते हैं जब तक उस परिस्थिति या समस्या को हल करके उससे पार न पा लें, है ना। वास्तव में नए नए प्रयास करते करते हम उस समस्या या परिस्थिति के हर पहलुओं को अच्छी प्रकार समझने लगते हैं, और हमारा मस्तिष्क उसे सुचारू रूप से देखने समझने लगता है। यानी कहीं ना कहीं जो है बच्चा खुद से अवस्था समझ गया। पहला हम लोगों ने क्या किया? स्वतंत्र बच्चे को छोड़ दिया, स्वतंत्र रूप से बच्चा क्या कर रहा था? खेल रहा था या सीख रहा था। दूसरा अवस्था में, नियम बाध्य अवस्था में क्या होगा कि दी गई परिस्थितियों को हल करने के लिए नए नए प्रयत्न करते समय हम उस परिस्थिति या समस्या के कुछ क्रम या नियमितता के बारे में जानने लगते हैं। इस क्रम या नियमितता को नियम का नाम दे सकते हैं। बार बार रिपीट हो रहा, तो उसको हम एक नियम बना देंगे। बाबू देखो, यह नियम है ना। बच्चों के अभ्यास के लिए नियम से बाध्य होता है। कोई खेल बच्चों के लिए बनाया जा सकता है। यह नियम व खेल ऐसा हो जो गणित की विषय वस्तु से क्या हो? जुड़ा हो, है ना। नियम बनाएंगे, लेकिन गणित की विषय वस्तु से वह क्या होना चाहिए? जुड़ा रहना चाहिए। अब नेक्स्ट वाला हम लोगों ने देखा था कि एक खेल को दूसरे खेल के साथ क्या करेंगे? तुलना करेंगे, और उस खेल का जो नियम था उस नियम को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं।
यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब बच्चों को उनके गणितीय खेल खिलाए गए हों तो कक्षा कक्ष में उनकी आपस में हम क्या करेंगे, तुलना कर चर्चा की जा सकती है। तुलना करेंगे दूसरे खेल से और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक जैसे नियम के लिए अलग अलग सामग्री से विभिन्न खेल खिलाए जा सकते हैं। जब अलग अलग खेल को एक जैसे नियम पर दोहराया जाएगा तो बच्चे नियम को गणित की मुख्य विषय वस्तु से आसानी से क्या करेंगे, जोड़ सकेंगे, है ना। धीरे धीरे बच्चे समझ जाएंगे कि वास्तविक महत्व सिखाए जा रहे हैं, ना कि प्रयोग की जा रही है। जो सिखाना था वो सीख लिया बच्चा, तुलना किया तब ना ये चीज़ को समझा बच्चा। अब क्या होगा, आगे प्रस्तुतिकरण। अब बार बार नियम रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसका एक संकेत, पहले प्रस्तुतिकरण करिएगा तब ना संकेत बनेगा। पहले प्रस्तुत करिएगा, तो प्रस्तुत करने के लिए क्या करिएगा भाई, देखिए इसमें दिया गया है कि विभिन्न खेलों द्वारा बच्चे वास्तविक तथ्य तक पहुंच चुके हैं। विभिन्न खेल के द्वारा बार बार बच्चा क्या किस पे पहुंच गया है, वास्तविक, है ना, तथ्य पर क्या कर दिया बच्चा, पहुंच चुका है। उसे मस्तिष्क में स्थिर रखने के लिए किसी ठोस प्रस्तुति की आवश्यकता है। इसके लिए तालिका, ग्राफ, चित्र, निर्देशांक आदि का क्या करेगा, प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक सीखे गए खेलों के नियम या प्रत्यय के लिए प्रस्तुतिकरण आवश्यक है, इसलिए प्रस्तुतिकरण अवस्था का नाम दिया गया है। ठीक है, अब क्या कर दिए, प्रस्तुतिकरण, चार्ट, ग्राफ, है ना, या निर्देशांक के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया है। अब वही जो है किसका रूप ले लेगा, संकेत का। देखिए इसमें भी प्रत्येक नियम और प्रत्यय के लिए अलग अलग प्रस्तुतिकरण बनाया जाए। जब विभिन्न नियम, खेल या प्रत्यय एक ही प्रक्रिया को दोहराते हैं तो उन नियम या प्रत्यय के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। चिन्ह का प्रयोग करके चिन्ह भाषा को विकसित कर सकते हैं। इसे क्या कहेंगे, सांकेतिक अवस्था कहा जा सकता है। अब अंत में क्या करेगा, अब वही जब चिन्ह बन गया, संकेत बन गया, तो वही किसका रूप ले लेगा, सिद्धांत का, है ना। यानी कहने का मतलब है कि चिन्हों को बनाने व समझने तक की प्रक्रिया काफी लंबी जा सकती है। इसके लिए एक निर्धारित क्रम अपनाना आवश्यक है। पहले कुछ आवश्यक जानकारी से प्रारंभ करके कुछ निश्चित नियम प्रयोग करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। प्रारंभ में प्रयुक्त जानकारी सिद्धांत है, निकाला गया है। निष्कर्ष प्रमेय तथा सिद्धांत से प्रमेय तक पहुंचने का रास्ता उत्पत्ति है। यानी इस तरह से जो है बच्चा जो है ना, इस तरह से जो बच्चा है आपका कोई भी गणितीय संप्रदाय को बड़ा सरलता से क्या किया, सीख गया। सिद्धांत कितना, 4, अवस्था कितना, 6। सिद्धांत चारों याद है आपको, गतिक के बाद बोधात्मक, के बाद गणितीय परिवर्तिता, के बाद रचनात्मकता, अवस्था 6। स्वतंत्र नियम, तुलना, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, संकेत, अब अंतिम क्या हो जाएगा, सिद्धांत। क्लियर है, सजाने के लिए पूछा है एग्जाम में। अब देखिए इतना चीज हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी गणित के संबंध में कैसे संप्रदाय का निर्माण होगा। एक चीज और समझिएगा, आधुनिक मनोवैज्ञानिक से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है सीटेट। स्टेफन क्रेसन, वो भी मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है, ये भी मॉडर्न है। देखिए 2014 में डेथ की है नहीं, इसलिए टारगेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। यानी जो भी आधुनिक मनोवैज्ञानिक है उनको छोड़ना नहीं है। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं जो भी टीएलएम वगैरह का हम प्रयोग करते हैं ना, उन टीएलएम के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अब आप इन टीएलएम को समझने के लिए सबसे पहले दिमाग में आपका एक स्कीमा बनना चाहिए। तो सबसे पहले यह डायस ब्लॉक है क्या, इसको निकालिए। हम बोल रहे हैं, आप उस फोटो को देखिए पहले, क्योंकि आपके दिमाग में जो स्कीमा बना रहेगा वही काम आएगा आपका। देखिए डायस ब्लॉक कौन है, बिल्कुल देखिए यही है डायस ब्लॉक। सब लोग देखिए, यही क्या है, डायस ब्लॉक है। देख लिए, डायस ब्लॉक है, देख लिया ना सब लोग। अब देखिए डायरेक्ट पहले हम लोग क्या है इसको समझने से पहले इसका प्रयोग कैसे करेंगे इसको समझिएगा। डायस ब्लॉक का प्रयोग कैसे है इसको पहले समझ लीजिएगा ना, सब खेल ही खत्म हो जाएगा एकदम, 1 मिनट में समझ जाइए क्या है। देखिए यहाँ डायस ब्लॉक है कितना प्रकार का, 4। कितना प्रकार का, 4। ठीक है, छोटा छोटा जो हम लोग खेलते थे ना, लीडो खेलते हैं, वैसा छोटा छोटा ब्लॉक है, उसी को क्या कहेंगे, डायस ब्लॉक कहेंगे। क्लियर हो गया वो क्या है। अब वैसा ढेर सारा जोड़ दीजिएगा 10 गो, तो वही बन जाएगा क्या चीज, रड बन जाएगा। और वैसा रड, बात को समझिए पहले, डायस ब्लॉक क्या है उसको दिमाग में लाइए। जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसी टाइप का रहता है वो, छोटा सा क्यूब, बिल्कुल छोटा सा क्यूब का जो रूप है उसी को क्या कहेंगे, डायस ब्लॉक। ठीक है, अब वैसा एगो अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिट, एगो है। अब वैसा छोटा छोटा यूनिट को हम क्या करेंगे, 10 गो वैसे रख दिए, एगो रड बन जाएगा, डंटा टाइप का। ऐसा मान लीजिए 10 गो इसे यारा हुआ है इस टाइप से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है, तो इसी को क्या कहेंगे, रड बन गया।
अब देखिए ऐसा ऐसा रड को हम क्या किए, ऐसे ऐसे जोड़ दिए, ऐसे 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 जोड़ दिए, तो इस टाइप का आकृति बन जाएगा मोबाइल टाइप का। या फ्लैट है कि नहीं है, क्या है फ्लैट, 10 गो है, 10 गो ऐसा ऐसा है, तो कुल है कि एगो छोटा छोटा यूनिट, 100 गो, यानी 100 गो छोटा छोटा यूनिट को हम अगर जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाएगा, फ्लैट। अब एक फ्लैट है, एक ऐसा ऐसा फ्लैट है। अब देखिए ऐसा ऐसा फ्लैट को हम ऐसे करके मिला देंगे, ऐसा ऐसा फ्लैट मिला देंगे, के गो 10 गो ऐसा ऐसा फ्लैट 10 गो अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब। बात समझ गया क्या हो गया, बात समझ गए। अब देखिए क्यूब को दिमाग में लाइए, तो आप लोग पजल वाला गेमो खेलेंगे, ऐसे ऐसे मिलाने वाला रंगवा, वही क्या है, क्यूब, छोटा छोटा है ना, वही छोटका है यूनिट, ठीक है। अब एक को खाली निकालिए कोनवा, एगो 10 गो अगर वो है तो वही हो जाएगा रड। अब एक को सतहवा निकाल दीजिए तो वही हो जाएगा फ्लैट। अब पूरा अगर आ गया तो वही हो जाएगा क्या, क्यूब। दिमाग में एकदम स्कीमा बन गया ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि यूनिट का वैल्यू कितना, 1, ठीक है। रड का वैल्यू कितना, 10, 10, फ्लैट का वैल्यू कितना, 100, और क्यूब का वैल्यू कितना, 1000। दिमाग में आ गया। एक गो है तो वह यूनिट है, वही 10 गो हो गया तो रड हो गया, वही अगर 100 गो हो गया तो फ्लैट हो गया, वही अगर 1000 हो गया तो क्यूब। दिमाग में आ गया बात ना। अब देखिए प्रयोग इसका कैसे होगा, इसको समझिए पहले आप। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन देखिए ग्रुप में ही डाला हुआ है। अब देखिए बच्चे को कैसे हम खेल में संख्या का ज्ञान दे रहे हैं। देखिए पहले इसको समझिए, ये कहीं नहीं मिलने वाला आपको, समझिएगा। अब एक क्यूब अगर एक गो है तो में एक्चुअल में इसका मान कितना है, 1000, और 2 गो रहेगा तो कितना मान होगा, 2000, और 3 गो रहेगा तो 3000। यही बात है ना, मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर एक गो ही है, एक अगर है तो इसका मान कितना होगा, 1000, और 2 गो है तो कितना होगा, 2000, 3 गो है तो कितना होगा, 3000। बात समझ गया ना। अब उसी प्रकार से अगर एगो ऐसा फ्लैट है एगो, तो उसका मान कितना, कहेगा बच्चा 100 गो है, में के गो है बाबू, तो कहेगा 100 गो। तो 2 गो रहेगा तो कितना हो जाएगा, 3 गो रहेगा तो कितना हो जाएगा, 4 गो रहेगा तो कितना हो जाएगा, 5 गो रहेगा तो कितना हो जाएगा। अब कहेंगे कि बाबू रड जो है, एगो रड है तो में के गो है, 10, 2 गो रहेगा तो 3 गो रहेगा तो, बात समझ रहा है ना। अब कहेंगे कि छोटका ये जो यूनिट है, छोटका एक गो रहेगा तो कितना मान इसका, 1, 2 गो है तो 2, 3 गो है तो 3, ऐसे करके। अब देखिए क्वेश्चन इस बार सीटेट में पक्का पूछेगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन है कि 1244 में कितना रड होगा, कितना यूनिट होगा, कितना फ्लैट होगा, क्या होगा, कितना क्यूब होगा। तो पहले देखिए अगर 1000 प्लस जाएगा तब क्यूब का यूज करेंगे, 1000 से नीचे है तो क्यूब का यूज नहीं करेंगे। बात समझ गए। 1000 कम से कम आएगा तब हम क्यूब का यूज करेंगे, नहीं तो 1000 के नीचे है तो क्यूब का यूज नहीं करेंगे। कंसेप्ट बना के रखिए। 100 से ऊपर है तब हम फ्लैट का यूज करेंगे, फ्लैट उसमें आएगा। 100 से ज्यादा है तब वो संख्या, और 100 से कम है तो फ्लैट उसमें आएगा नहीं। अगर 10 से ज्यादा है तब रड का यूज होगा, नहीं तो रड का यूज नहीं होगा। 10 से कम है तो सिर्फ क्यूब से आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 1200, 1000 से ज्यादा है तो भैया हम 1000 से ज्यादा है तो आप कहिएगा कि सर 10 गो फ्लैट ले लेंगे तो 1000 ना हो जाएगा। काहेला वैसे, जब 1000 का सिंबल का फिर यूज कहाँ हुआ भाई। अब यहाँ समझिएगा, इसको हम तोड़ सकते हैं 1244 को हम तोड़ सकते हैं। पहले हम एक अगर क्यूब ले लेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। अब इसमें देखिए 1244 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 1000 के लिए एक क्यूब रख दिए। यहाँ पे देखिए फ्लैट के लिए 200 के लिए हम क्या किए, 100 वैल्यू होता है तो 2 को रख दिए फ्लैट। अब यहाँ पे देखिए 40 करने के लिए हम क्या किए, 40 करने के लिए हम क्या किए, 4 को क्या रख दिए, रड। और 4 के लिए हम क्या किए, 4 को क्या रख दिए, यूनिट। तो आ गया वैल्यू कितना, 1244। बात समझ रहे हैं ना। अब एक और क्वेश्चन डाली, देखिए वो वाला क्वेश्चन देखिए। अब जो मेरा हाथ का लिखा हुआ है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा 46 का प्रतिनिधित्व करेगा, 46 का। तो समझिएगा 46 कह रहा है, 46 यानी जाहिर सी बात है 100 से ज्यादा नहीं है, तो कहानी खत्म हो गया। ना हम फ्लैट का यूज करेंगे ना क्यूब का यूज करेंगे, सिर्फ यूनिट और रड से काम चल जाएगा। तो 40 का है यानी दहाई के गो, 4 गो रड, ऐसे पकड़िए ना, दहाई 4 गो तो 4 गो रड, यूनिट के गो 6 गो तो 6 गो क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा।
यानी क्या हो जाएगा, यूनिट इकाई। तो हो गया आंसर कौन सा, 4 को क्या हो जाएगा, छड़, और 6 को क्या हो जाएगा, इकाई। कोई दिक्कत, डायरेक्ट पकड़ा जाएगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देगा। अब देख रहे हैं बच्चा को कैसे बड़ा सरलता सिखा रहे हैं कि नहीं, कहा दहाई सैकड़ा हजार। अब मान लीजिए सजा दीजिएगा, ऐसे से रख दीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, 10 को रख दीजिएगा यूनिट। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, बात को समझिएगा। 10 को यूनिट रखे हैं, यूनिट का हमेशा प्रयोग करेंगे इकाई के स्थान के लिए नहीं, और दहाई के लिए हमेशा यूज करेंगे किसको, देख रहे हैं। और हमेशा सैकड़ा के लिए यूज करेंगे किसको, हमेशा हजार के लिए इसको किसको यूज करेंगे, देख रहे हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरी बात को समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब है बच्चे को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब मान लीजिए 10 को रखल है यूनिट, तो कहेंगे बाबू इकाई पर कितना है संख्या, तो कहेगा 10। इकाई का स्थान पता रहेगा तब ना बता पाएगा। कहेंगे सैकड़ा पर कितना है बाबू, सैकड़ा का कितना फेस वैल्यू, तो सैकड़ा पर के जितना फ्लैट, बात को समझिएगा, सैकड़ा पर जितना फ्लैट का संख्या रहेगा, 10 को अगर फ्लैट है, 10 को तो रहेगा नहीं, खैर 10 से कम रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा या 7 रहेगा, यही ना रहेगा। तो बच्चे से पूछ सकते हैं, चलो बताओ बाबू जरा सा हमको जल्दी से तुम बताओ कि सैकड़ा पर के गो है, सैकड़ा का फेस वैल्यू कितना है। तो बच्चा का गिनेगा, के गो फ्लैट है, 1 2 3 4, कहेगा 4 है फेस वैल्यू सर, बता देगा। कहेंगे उसका मान कितना, स्थानीय मान कितना है, 400, स्थानीय मान बता दिया ना, मेरी बात को समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। आगे देखिए, आगे देखिए सब लोग, यहां पे अब मान लीजिए बच्चे को कहेंगे कि 1000 पर कितना है क्यूब, अभी यहाँ 1 है, ऐसे मान लीजिए 5 को दिए हम, तो कहेगा कितना, 5 को है क्यूब, तो इसका जो है फेस वैल्यू कितना होगा, 1000 का फेस वैल्यू कितना हो गया, 5 फेस वैल्यू 5, और इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, प्लेस वैल्यू 5000। देख रहे हैं, यानी स्थानीय मान आराम से बच्चे को बता दिए, फेस वैल्यू भी आसानी से बच्चे को बता लिए कि नहीं बता लिए, आए खाली 100 है, ये को फ्लैट ले लेंगे खाली, बस बाकी जगह सब 0 0 फेस वैल्यू है, इकाई का हो, दहाई का हो या 1000 का हो, रट ले लेंगे वो खाली, बस। अब 10 से ज्यादा होगा तब सोचना है, 10 से कम है तब यूनिट रखिए, जब पूरा पूरी वही है तो उसी का यूज कर लेंगे, काहे हम यूज करेंगे फालतू का, मेरी बात को समझ रहे हैं। आखिर आपको सुविधा के लिए ना बनाया गया, आप कहिएगा 10 है तो तब 10 के लिए हमेशा 1 से लिखते हैं, क्या ऐसे लिखते हैं 1 1 1 1 या 2 को 5 से लिख देते हैं रोमन अंक में, नहीं ना, उसको जब स्पेसिफिक सिंबल का प्रयोग कर लिया गया है तो उसी का हम यूज करेंगे, मेरी बात को समझ रहे हैं। अब देखिए डांस ब्लॉक को अच्छे से आप समझ गए हैं, दिमाग में स्कीमा आ गया, बिल्कुल, एगो इसको ले लेंगे, एगो इसको ले लेंगे, बाकी जगह ब्लैंक रखेंगे, 0 0 रखेंगे, यहाँ 0, यहाँ भी 0, एगो यूनिट रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0, यहाँ भी लिखा जाएगा 0, और यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, एगो ई हो गया, एगो ए हो गया, बाकी जगह 0 0 है, तब ना 1001 लिखाएगा, मेरी बात को समझ रहे हैं, 1001 देख रहे हैं यहाँ, ये किसको दिखा रहा है, यूनिट को, और ये रॉड को, और ये फ्लैट को, और ये देखे एकदम आराम से पक्का। अब मूर्त चिंतन भी बच्चा करने लगेगा, ठीक है क्या, 1041 कर दीजिए इसकी को, एगो यूनिट, 4 गो रॉड, फ्लैट 1 को नहीं, फ्लैट 1 भी नहीं, और क्यूब एगो, पकड़ा रहा है कि नहीं एकदम आराम से, सीधा पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा, कैसे भी लिखे हो, कैसे भी लिखे, 5 4 3 2, फटाक से देखिए इसको, 2 को क्या हो जाएगा यूनिट, और 3 को क्या हो जाएगा रॉड, 4 को क्या हो जाएगा फ्लैट, 5 को क्या हो जाएगा, देख रहे हैं आराम से बच्चा 1000 तक की संख्या को एकदम फटाक से पकड़, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फटाक से पकड़ लेगा। नहीं समझ रहा तो रख के दिखाएंगे, बच्चा नहीं ना मूर्ति चिंतन करेगा, ये कर पाएगा नहीं, उसको रख के दिखाएंगे, बाबू गिनो के गो है, कहेगा ये गो है, अभी देखो गिनो 3 गो में, 3 गो रड में कुल कितना है ये, उसको तोड़ के दिखाएंगे, नहीं तो रडवा में से निकाल देंगे कहो क्यूबा को, छोटका को, यूनिटवा को, कहेगा अब गिनो, तो कहेगा 30 गो था सर, 30 गो था, तो यही ना डायरेक्ट हम बोल दे रहे हैं बाबू, एगो रडवा में 10 गो है तो 3 गो हो गया, तो क्या हो गया 30 गो, तो 30 नहीं हो गया, और ज्यादा करेगा तो फिर कहेंगे तोड़ तुम इसको भी, 400 गिन अब तुम बैठ के, फ्लैट को अलग अलग करो, तो हम शुरू में समझाए थे ना कि एगो फ्लैट में 100 गो है, तो 4 गो फ्लैट है तो कितना हो जाएगा, इतना तो बच्चा कर ही लेगा, ज्यादा कहेंगे तो बैठ के गिनो तुम 5000। अब तुमको जब पहले बोल दिया कि एगो क्यूब में 1000 है तो 5 गो क्यूब है तो कितना हो जाएगा, तो बड़ा सरलता से बच्चा क्या करेगा, डांस ब्लॉक को अगर वह इकाई
स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को बड़ा सरलता से देख रहा है कि नहीं देख रहा? अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो समझेगा कि नहीं? एकदम रख रख के सजा सजा के हम दिखाएंगे बच्चे को, समय देंगे तो बड़ा सरलता से बच्चा सीख गया। इसके अलावा बच्चे में आप पढ़े होंगे बी बॉड मास। बी बॉड मास पढ़े हैं ना? बस कुछ मत करिए, आप इसको हटा दीजिए, बीबीओ को हटा दीजिए, है ना। डाइंस ब्लॉक है, डी से शुरू कर दीजिए, कि यहाँ शुरू कीजिए डी से, तो क्या हो जाएगा? डी मास। बी बॉड मास में कुछ मत कीजिए, डी डाइंस ब्लॉक मतलब डी, तो डी से स्टार्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? डी मास, यानी डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। देखिए तो यहाँ जोड़ सिखा सकते हैं बच्चे को, घटाव सिखा सकते हैं, गुना सिखा सकते हैं और भाग भी सिखा सकते हैं। बाकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो आप सिखा ही दिए बच्चे को, सिखा दिए कि नहीं सिखा दिए? इतना चीज डाइंस ब्लॉक की मदद से हम सिखा सकते हैं। कोई दिक्कत है? संख्या का आधारभूत ज्ञान बच्चे को दे सकते हैं, नहीं दे रहे हैं? संख्या का आधारभूत ज्ञान बच्चे को यहां से क्या किया जा सकता है? दिया जा सकता है। डाइंस ब्लॉक की मदद से संख्या का आधारभूत ज्ञान नहीं पता है तो उसको एक को गिन गिन कर हम दिखाएंगे, तो संख्या का आधारभूत ज्ञान दिया जाएगा किसकी मदद से? डाइंस ब्लॉक की मदद से। कोई दिक्कत? आगे देखिए, बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा? वो हाथ में ले लेके नहीं देखेगा, दृष्टिबाधित के लिए यह रहेगा। हाथ से छू कर देख, दृष्टिबाधित मतलब छू के देख सके, छू के नहीं देख लेगा, देख सकता, दृष्टिबाधित के लिए रहेगा ये, है ना। ठीक है, खाली जियो जेपड़ा नहीं रहता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, हम लोग बात करेंगे उस पर। चल ठीक है ना, कोई दिक्कत है? इसको डांस ब्लॉक में कोई दिक्कत है? हाँ, अच्छे से क्लियर हो गया ना? कैसे भी क्वेश्चन बने पूछेगा तो छूट सकता है, लेकिन देखिए क्या क्या पूछ सकता है। और क्वेश्चन देखिए बना रहे हैं, रोहित सर का थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए। अब कहेगा दिमाग से, देखिए समझिएगा, सोचिए, आप लोग तो बता दीजिएगा, खैर फिर भी क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, सोचिए थोड़ा सा। अब कहेगा कि ये वो फ्लैट में के गो रड रहेगा? 10 गो। अब कहेगा ऐसे, अब दूसरा तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक रड जो है क्यूब का केवा हिस्सा है? 100वां हिस्सा है मैया। बात पकड़िए, यहाँ इसका देखिए, सब एक दूसरे का 10 गुना है, यह इसका 10 गुना, या इसका 10 गुना, या इसका 10 गुना, या इसका यह जो है इसका 10वां हिस्सा है और यह इसका 10वां हिस्सा है, तो यह इसका कितना हिस्सा हो जाएगा? देख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि नहीं कि रड जो है क्यूब का केवा हिस्सा? 100वां हिस्सा। नहीं, जिन्हें ना 1 2 3 0 सॉरी 2 0 1 पर 2 0, तो केवा हिस्सा हो जाएगा? 100वां हिस्सा। कहेगा यूनिट का केवा हिस्सा? डायरेक्ट देखिए ना, यूनिट का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू कितना? 1000, तो उतना हिस्सा हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट सोचिए, कितना गुना है सोचिए आप, उतना भाग कर दीजिए, बस कुछ नहीं। अब देखिए डायरेक्ट देखिए, कहेगा यूनिट फ्लैट का केवा हिस्सा है, तो कितना गुना है सोच लीजिए फटाक से? 100 गुना है, तो केवा हिस्सा हो जाएगा? 100वां हिस्सा हो जाएगा। और सोचिए, रड का क्यूब से तुलना करेगा, तो रड का क्यूब केवा कितना गुना है? 100 गुना, तो केवा हिस्सा हो जाएगा? 100वां हिस्सा। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्लैट जो है क्यूब का केवा हिस्सा है? 10वां हिस्सा। 10 गुना है तो 10वां हिस्सा हो जाएगा? नहीं, देख रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर टफ करेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। नहीं, अब आराम से बन जा रहा है, नहीं बन जा रहा है? आप दिमाग में देखिए, हर चीज को सोच कर जाइए, एग्जाम में क्या पूछ देगा कोई पता नहीं, एकदम लिमिट में पढ़िएगा तो कहिए क्वेश्चन वैसे पकड़ाएगा। बाकी यूट्यूब खंगालिएगा तो नहीं मिलेगा जनरली ये सब चीज, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अभी देख लेते हैं मेन कंसेप्ट को, है ना। आप देख लीजिए, डी मास हो गया, डी मास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, है ना। कोई दिक्कत है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, डी मास हो गया, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हो गया। और यह क्या है? ऐसी गणितीय विधि है जिसका उपयोग छात्रों द्वारा बुनियादी गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए किया जाता है। संख्या का बोध और गिनती को सिखाने के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भिन्न कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं बताया, केवा हिस्सा था, केवा हिस्सा या कितना गुना है ये भी बताने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। भिन्न का कंसेप्ट भी यहाँ से सिखा सकते हैं, नहीं सिखा लिए? भिन्न का योग भी सिखा सकते हैं बच्चे को। नहीं, छोटा है कितना, कितना गुना है, स्थानिक समझ भी दे सकते हैं बच्चे को, क्यूब वगैरह के बारे में, रड के बारे में बता ली ना बच्चे को, फ्लैट के बारे में स्थानिक समझ भी बच्चे को बता सकते हैं। यानी इन सब ज्ञान को बच्चे को प्रदान बड़ा सरलता से क्या किया जा सकता है? प्रदान किया जा सकता है। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? डांस ब्लॉक। मैं स्कीमा बनाइए भाई फटाक से पहले।
जियो बोर्ड देखिए फटाक से। देखिए यही है जियो बोर्ड। क्या है जियो बोर्ड? बस सीधा हम लोग फिगर से समझेंगे। दिमाग में अगर स्कीमा रहेगा ना कि जियो बोर्ड ही है तो बाकी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। या अंधा लोग इसको टच कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अंधे के लिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक क्वेश्चन ऐसे ही बन गया। और जियो बोर्ड की मदद से दिमाग में जैसा ही आएगा तो त्रिभुज, आयत, वर्ग ये सब बना सकते हैं। यानी ज्यामिति के आधारभूत ज्ञान बच्चे को दिया जाएगा। अब देखिए जो स्ट्रक्चर बना लिया बच्चा, जो स्ट्रक्चर बना लिया जियो बोर्ड पे, तो उसको वह नाप सकता है कि नहीं नाप सकता है? जो भी ज्यामितीय आकृति है उसका परिमाप निकाल सकता है। कहेंगे बाबू घेरा देखो कितना है, गिनो इसको, नापो इंचवा से, ऐसे 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 कितना है? कहेगा 10 सेंटीमीटर सर। तो इसका क्या हो गया? परिमाप। अब छोटा छोटा ऐसा सेट किए हैं कि छोटा छोटा है ऐसे। एक का हम बता दें कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका जो है एरिया। कहेंगे इसको रख के देखो के गो हट रहा है, तो कहेगा 10 गो हटा सर। तो पूरा का कितना हो गया एरिया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी परिमाप और क्षेत्रफल, ज्यामिति का परिमाप और क्षेत्रफल निकालने में भी हम किसका प्रयोग करेंगे? जियो बोर्ड का। एकदम आराम से समझ गया। ज्यामिति के संबंध में दृष्टिबाधित के लिए रहेगा। ठीक है, मुख्य रूप से कंसेप्ट समझ लिया आप लोग, है ना। यानी जियो बोर्ड जो है आपका, जियो बोर्ड जो है बच्चे को समतल ज्यामितीय आकृति के परिचय में, है ना, क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। क्षेत्रफल, परिमाप, आकृति की विशेषता, है ना, ये सब सिखाने में हम लोग जिसका प्रयोग करेंगे वही क्या कहलाएगा? जियो बोर्ड। यह दृष्टिबाधित के लिए रहेगा। किसके लिए है? दृष्टिबाधित के लिए है। इसका उपयोग हम करेंगे। वह छू कर करेगा। चुपचाप से देखिए, बीच में मत बोलिए। हाँ तो चुप रहिए। एक के लिए रहेगा। आप सोचिए कैसे मन में आना चाहिए क्वेश्चन। अब एक चीज समझिए, जियो बोर्ड है का भाई ऐसे ऐसे कांटे लगा हुआ है, तो वह अंधा जो है वो उसको टच करके ऐसे 1 2 3 4 जगह आया। एक का बताइएगा कि 1 सेंटीमीटर है, तो 4 गो गए हैं तो कितना सेंटीमीटर हो गया? नहीं बता देगा? इधर में 1 2 3 5 मान लीजिए, 3 के बाद 4 के बाद 5, तो 5 हो गया इधर। यानी उसका चौड़ाई 4 और लंबाई 5 कुछ यूट्यूब। यानी कहीं ना कहीं अंधे भी लोग उसको छू करके चेक कर सकते हैं। अंधे के लिए होगा ही, ध्यान रखिएगा। आप 3D शेप बच्चे को सिखा नहीं सकते हैं, है ना। यहाँ पे 3D शेप बच्चे को हम सिखा नहीं सकते हैं। सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर को बच्चे को सिखाया जा सकता है। किसके मदद से? जियो बोर्ड के मदद से। कोई दिक्कत है? यह एक वर्गाकार आकृति का चीज होता है ना, जिसमें ऐसे ऐसे कांटी टाइप का लगा रहता है और रबर रंग बिरंगा रहेगा। उसकी मदद से ज्यामितीय आकृति को हम बना कर बच्चे को क्या करेंगे? बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देख लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना। समतल ज्यामितीय आकृति के परिचय में, है ना, क्या करेंगे हम? इसका उपयोग करते हैं क्षेत्रफल, परिमाप, आकृति की विशेषता बताने में। यह वर्गाकार बोर्ड होता है। रबर बैंड के उपयोग से प्रारंभिक ज्यामितीय माप और संख्यात्मक अवधारणा को क्या किया जाता है? समझा जाता है। यह आधारभूत ज्यामिति के ज्ञान को बच्चे को सिखाया जाएगा। ज्यामिति का जो आधारभूत ज्ञान है बच्चे को सिखाया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जियो बोर्ड। यह दृष्टिबाधित के लिए रहेगा। यह दृष्टिबाधित के लिए रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 3D शेप बच्चे को सिखा नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, जियो बोर्ड हो गया क्लियर? अब आ जाइए 10 ग्राम। 10 ग्राम समझ लीजिए। देखिए फिगर, पहले फिगर में तो सब है, दिमाग में स्कीमा बन गया है तो क्वेश्चन ऐसे ही आधा बन जाएगा। 10 ग्राम देखिए, नहीं वो बेचारा कैसे देखेगा कि सांप बना के छुछुंदर बना है? यही है 10 ग्राम, देख रहे हैं ना। पहले इसको निकालिए ना, सबके पीछे लॉजिक है। इसको निकालिए, पहले निकाल लिए ना। अब जरा सा इसमें गिनिए, रंग बिरंगा के गो है? बढ़िया से गिनिए, करे ना, गिनिए बढ़िया से। कलरवा खाली गिनिए ना, कलरवा बढ़िया से कलर गिनिए। 7 गो है ना, तो छोटा 7 गो ज्यामितीय आकृति की मदद से, सुने, 7 ज्यामितीय आकृति छोटा रहेगा। उसी को हम क्या कहेंगे? 10 ग्राम कहेंगे। इसका संख्या 7 को भी हो सकता है और 5 को भी हो सकता है, लेकिन 7 ही वाला का प्रयोग किया जाता है जो स्टैंडर्ड है, सबसे अच्छा है। यह प्राचीन चीनी विधि है। कौन सा विधि है? चीनी पहली विधि है। चीनी यानी चीन में इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था? चीन में। इसमें 7 टुकड़ा होता है। कितना टुकड़ा? 7 या 5 होता है, लेकिन 7 वाला का ही हम प्रयोग करेंगे। अब 7 गो है, उनमें 5 गो त्रिभुज रहेगा। 5 गो क्या रहेगा? त्रिभुज। इसको याद रखिएगा, 5 गो क्या रहेगा? त्रिभुज। और बाकी 1 गो रहेगा वर्ग, अब 1 गो रहेगा समांतर चतुर्भुज। बात समझ गए?
एगो वर्ग, अब एगो समांतर चतुर्भुज। 5 गो जो त्रिभुज था ना, जो 5 त्रिभुज है, उस 5 त्रिभुज में 2 गो छोटा त्रिभुज रहेगा और 2 गो बड़ा त्रिभुज रहेगा और एगो रहेगा मध्यम साइज का। क्या रहेगा? एगो मध्यम साइज का रहेगा। ठीक है, बात समझ गए ना? 10 ग्राम क्या है? 7 आकृति वाला एक, है ना, ज्यामितीय आकृति वाला एक मिला हुआ चीज रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? 10 ग्राम कहेंगे। या चीनी पहेली के नाम से जाना जाता है, जिसमें 7 या 5 टुकड़े रहेंगे। जनरली स्टैंडर्ड जो होता है उसमें 7 टुकड़ा रहेगा। कितना टुकड़ा रहेगा? 7 टुकड़ा रहेगा। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट आ जाइए वो फिगर पे आइए, ये वाला पे, इसको देखिए। ठीक है, देख लिया ना? अब देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, यह 7 जो था छोटा छोटा आकृति, इन छोटे छोटे ज्यामितीय आकृतियों के मदद से जो हमारे पर्यावरण में जो भी चीज मौजूद है, जो भी हमारे पर्यावरण में, स्थान में, हमारे आस पड़ोस में जो भी विषय वस्तु, जो भी चीज है, आकृति है, उनको बनाना सिखाएंगे बच्चे को। जैसे देखिए कुछ बच्चा खरगोश बनाया है। देखिए खरगोश बनाया है कि नहीं बनाया है? देखिए खरगोश है, नहीं खरगोश है, देखिए ना, सब बता रहे हैं ये क्या बनाया है? खरगोश। एगो नाच रहा है, देखिए एगो ये वाला पोज दे है, देखिए देख रहे हैं, बेबी डॉल, बेबी डॉल है एकदम, ये वाला पोज लिए है। नहीं बेबी डॉल, नहीं बेबी डॉल। आई देखिए ये कौन है? ओम बाबू। नहीं एकदम पंजाबी भांगड़ा कर रहा है ना, बल्ले बल्ले, देख रहे हैं। और देखिए मियाँ भी है, बिल्ली भी बना दिया है, नहीं बना दिया? और देखिए क्या बनाया है? खरगोश हो गया है, बत्तख बना दिया है, नहीं बत्तख बनाया है। और क्या बनाया? चिड़िया भी बनाया है, मछली, नाव लगता है वो। यानी इस तरह से जो नाव बनाया है, नाव है वो। इस तरह से जो है 7 ज्यामितीय छोटे छोटे आकृतियों की मदद से विभिन्न आकृतियां बनाना जो हमारे पर्यावरण में मौजूद है, उनको वो बच्चा खुद से बनाएगा। यानी कहीं ना कहीं तार्किक चिंतन करेगा, इमेजिन करेगा उस आकृति को, तब ना बनाएगा। तार्किक चिंतन करने में या समस्या समाधान करना अगर सिखाना है, यानी अवबोध के, है ना, अमूर्त चिंतन करना, तार्किक चिंतन कराना, बच्चे को समस्या समाधान कराना, इन सब गुणों को अगर विकसित करना हो तो हम किसका उपयोग करेंगे? बात समझ में आ गया? मुख्य रूप से याद रखेगा, समस्या समाधान और तार्किक चिंतन, यानी सोचने समझने, सोच की शक्ति का विकास करवाने के लिए, है ना, सोच के शक्ति का विकास करवाने के लिए जिसका हम उपयोग करेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? 10 ग्राम। स्थानिक समझ है कि नहीं है? बच्चे के स्थानिक समझ के विकास के लिए भी हम 10 ग्राम का यूज कर सकते हैं। स्थान में खरगोश था, खरगोश का आकृति बना लिया, बेबी डॉल का बना लिया बच्चा, खरगोश का बना लिया, बिल्ली का बना लिया। नहीं, बात समझ रहा है ना? तो इसे हम क्या कहेंगे? 10। देखिए वो पीछे रखिए, देखिए सब लोग। नेक्स्ट देखिए अबाकस, गिन तारा, ये वाला है, देखिए इधर गिन तारा, यही क्या है? गिन तारा, है ना। गिन तारा कहते हैं या काउंटिंग फ्रेम कहते हैं इसको। देखिए जिस तरह से अभी डांस ब्लॉक को हम लोगों ने देखा, देखिए ध्यान से, चुप रहिए, ध्यान से देखिए, जिस तरह से हम लोग डांस ब्लॉक को देखा, ये भी उसी का एक रूप है। इसमें कुछ नहीं किया जाता है, बस लकड़ी का एक ऐसे फ्रेम रहता है और उसमें छड़ लगा रहता है और मोती रंग बिरंगा रहेगा बाहर, लाल पीला हरा ऐसे करके, देखिए है ना, कलरफुल। यहाँ पे था कि एगो बनल था, एगो यूनिट था, 10 गो हो गया तो रड था, 100 गो बन गया तो फ्लैट था, 1000 हो गया तो क्यूब। इसमें ऐसा नहीं है, सब यूनिट के फॉर्म में ही है, सब क्या है? यूनिट के फॉर्म में ही है। छोटा बच्चा, सब लोग चुप रहिए, छोटा बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा, उन छोटे बच्चे को इसको, इसमें भी देखिए जो पहला है वह इकाई होगा, दूसरा है वो क्या होगा? दहाई, तीसरा क्या होगा? सैकड़ा, सैकड़ा, और चौथा 1000। ये भी उस तरह का ही काम करेगा। अभी जैसे डांस ब्लॉक में हम लोगों ने देखा, इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और स्थानीय मान निकालने में, प्लेस वैल्यू निकालने में और फेस वैल्यू निकालने में इसका उपयोग कर सकते हैं गिन तारा का। नहीं, अब बच्चा को खेलने में बड़ा अच्छा लगेगा। संख्या का आधारभूत ज्ञान यहाँ से दिया जाएगा, बच्चा गिन देगा कि नहीं, के को मोती बाबू गिनो। अब यहाँ पे सीधे कहेंगे इकाई में चलो 5004 लिखो या 504 लिखो, तो यहाँ पे बच्चा देखेगा कि इकाई में के गो है? 4 गो, तो 4 गो मोती डाल देगा।
दहाई में एक को नहीं है तो एक को मोती नहीं डालेगा, और सैकड़ा में है के गो 5 गो, तो 5 को मोती डाल देगा। 504 लिखा गया। अब कहेंगे कि चलो 6435 लिखो, है ना, क्या कहेंगे 6435। तो इकाई पे के गो 5 गो मोती डालेगा, दहाई पे 3 गो, सैकड़ा पे 4 गो और हजार पे 6 गो। तो हो गया ना। अब कहेंगे चलो बताओ बाबू, सैकड़ा का फेस वैल्यू कितना है 4, दहाई का कितना है 3, इकाई का कितना है 5, यानी स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बच्चे को बड़ा सरलता से सिखा देंगे। जोड़ घटाओ, जोड़ घटाओ, गुना और भाग, जोड़ घटाओ गुना और भाग। देखिए जोड़ घटाओ गुना और भाग, इसके अलावा भिन्न और वर्गमूल, भिन्न और वर्गमूल बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, एबेकस का प्रयोग कर सकते हैं, गिनतारा का प्रयोग कर सकते हैं, या काउंटिंग फ्रेम का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे। हम यही एबेकस ही है, वो भी इसी के अंतर्गत उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। और यह है क्या भाई, लकड़ी या प्लास्टिक का फ्रेम या छड़ लगा रहता है ना। स्वतंत्र रूप से एक मोती रहेगा उसमें डालने वाला, एक एक मोती को हम डालेंगे, रंग बिरंगा मोती रहेगा। यह दृष्टिबाधित के लिए क्या है, उपयोगी है। छू करके देख सकता है ना, इकाई पर केगो है, पहला रथ पे केगो डाला हुआ है, दूसरा पे केगो डाला हुआ, यानी यह दृष्टिबाधित के लिए उपयोगी रहेगा, है ना। यह आधारभूत संख्या का ज्ञान इससे सिखाया जाएगा। संख्या का आधारभूत ज्ञान सिखाया जाएगा किसकी मदद से, एबेकस की मदद से, गिनतारा की मदद से, या काउंटिंग फ्रेम की मदद से। तो जोड़ घटाव गुना भाग भिन्न और वर्गमूल, स्थानीय मान और फेस वैल्यू, यह सब सिखाया जाएगा किसकी मदद से, एबेकस की मदद से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देखिए ग्रिड पेपर, ग्रिड पेपर क्या है ना, ग्रिड पेपर देख लीजिए आप लोग। देखिए ग्रिड पेपर में आप मुख्य रूप से एक बात याद रखिएगा, ग्रिड पेपर का एक चीज याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट बात, कि दशमलव का गुना सिखाने के लिए हम ग्रिड पेपर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ग्रिड पेपर का, है ना। 0.3 0.4 को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.3 और 0.4 तो 0.12 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। 0.12 कभी मत कहिएगा, कभी नहीं, 1-2 बोलेंगे, है ना, डेसिमल में। यानी ध्यान रखिएगा ग्रिड पेपर का उपयोग हम लोग मुख्य रूप से जो है किसका, दशमलव का गुना करने के लिए, इसके अलावा भिन्न का ज्ञान बताने के लिए, या स्थानीय मान निकालने के लिए भी हम लोग जो है ग्रिड पेपर का यूज कर सकते हैं। जैसे यह मान लीजिए 0.1 है, 0.2 है, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, उसी तरह से इधर आएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे करके रहेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वह उतना कॉमन हो जाता है, उस पर हम बात करेंगे। कुल कितना है, 12 गो आ जाता है, तो 12 हो गया, ऐसे करके रहेगा उसमें, है ना। इसी को हम क्या कहेंगे, ग्रिड पेपर। फ्रैक्शन किट, फ्रैक्शन किट कहने का मतलब है कि एक किट रहेगा, मान लीजिए वर्ग है या आयत है, उसमें वो ऐसा सिस्टम बनाया रहता है कि वह आधा हो जाएगा, 4 भाग में बढ़ जाएगा, 5 भाग में बढ़ जाएगा, ऐसा सिस्टम बनाया हुआ रहता है ना। तो उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन किट कहेंगे। यानी कहने का मतलब है एक त्रिभुजाकार है, त्रिभुज है, उसमें एकदम 4 भाग में बंटने का है सिस्टम। अब कहेंगे चलो इसका आधा, आधा बताओ कितना होगा, निकाल कर दिखा देगा बच्चा। 1/4 कितना होगा, तो चौथा हिस्सा उसका निकाल कर दिखा देगा। यानी इस आधार पे हम फ्रैक्शन किट का भिन्नों का ज्ञान, भिन्न का ज्ञान दिए ना, भिन्नों का ज्ञान, साथ में पूरा, आधा, चौथाई का ज्ञान कराने, या भिन्नों का योग। अब आधा आधा कर दिया है, मान लीजिए पहले से आधा आधा करल है, कहेंगे दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, तो कहेगा पूरा, पूरा का मतलब यानी भिन्न का योग, है ना, भिन्न का घटाव। सिखाने में भी हम किसका यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन किट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए जियोजेब्रा। जियोजेब्रा देखिए मोबाइल पर पहले क्या है, दिमाग में सीधा आ जाएगा आपका, समझिए इसको। देखिए आप लोग सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, देखिए वाला। आप लोग कभी एक्सेल सीट वगैरह पे काम किए होंगे, किए हैं, एक्सेल सीट वगैरह पे काम किए होंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो क्या अंधा अलग देखेगा, डायरेक्ट पहले दिमाग में लाइए, कंप्यूटर को अंधा बच्चा देख सकता है, यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, मोबाइल या कंप्यूटर को बच्चा चला सकता है जो अंधा है, नहीं। तो यह दृष्टिबाधित के लिए नहीं रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। जो जियोजेब्रा है यह दृष्टिबाधित के लिए नहीं रहेगा। इसके अलावा देखिए इसमें सिस्टम रहता है कि 3 डायमेंशनल फिगर आराम से बन जाता है, इसमें गोल गोल घुमा करके दिखा दीजिएगा
तो 3 डायमेंशनल फिगर, जब 3 डायमेंशनल बन रहा है तो 2 डायमेंशनल आराम से बनेगा। डायमेंशन क्या है समझ में आता है आप लोग को भी? बीमा, 3 बीमा को जो प्रस्तुत करेगा, 2 बीमा, 3D, डी मतलब डायमेंशन, लंबाई में 1 डायमेंशन, वर्ग में लंबाई, वर्ग में 2 डायमेंशन, चौड़ाई और लंबाई, और अगर ऊंचाई भी हो गया, जैसे मोटाई इसका भी हो गया, लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई भी है, तो 3 डायमेंशनल हो गया। यानी 3D, 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन, तीनों पहलुओं को, तीनों बीमा को अगर दिखाया जाएगा तो उसी को 3 डायमेंशनल फिगर कहेंगे। 3 डायमेंशनल फिगर भी बच्चे को दिखाया जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, घुमा घुमा के दिखा दीजिए, है ना। 2 डायमेंशनल तो होगा। इसके अलावा देखिए ज्यामिति का ज्ञान बच्चे को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला डालिएगा ट्रिगोनोमेट्री का या अर्थमेटिक का, तुरंत उसमें आ जाएगा, खुद प खुद ले लेता है ना। ये वाला फार्मूला देख रहे हैं, फार्मूला वगैरह तुरंत डालिएगा, तुरंत अपने फार्मूला ले लेता है, इंटीग्रेशन वगैरह का, डिफरेंशिएशन का, तुरंत फार्मूला खुद से ले लेगा। यानी कहने का मतलब है ज्यामिति का ज्ञान, ज्यामिति का ज्ञान और बीजगणित का ज्ञान, ट्रिगोनोमेट्री का ज्ञान, है ना, बच्चे को बड़ा सरलता से सिखाया जा सकता है। 2D और 3D शेप के बारे में बच्चे को सिखाया जा सकता है। यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और यह दृष्टिबाधित के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर या मोबाइल को दृष्टिबाधित जो अंधा बालक है वह देख नहीं सकता है, इसलिए इसका उपयोग हम जियोजेब्रा का उपयोग जो है ना दृष्टिबाधित के लिए नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? ग्राफ पेपर आप लोग 10th क्लास में ग्राफ पढ़े होंगे, ग्राफ बनाए होंगे, ग्राफ बनाए हैं ना। ग्राफ देखिए, ग्राफ पे ज्यामिति का आकृति बनता होगा, त्रिभुज वगैरह बनाए होंगे, कभी चतुर्भुज बनाए होंगे। जब त्रिभुज या चतुर्भुज बन गया तो 2 डायमेंशनल हो गया, अंधा बालक देख सकता है। तो ग्राफ पेपर का हम अंधे बालक के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात है कि 2 डायमेंशनल ही इसमें फिगर बन सकता है। कौन सा? 2 डायमेंशनल ही बन सकता है ना। और इसमें दशमलव का जोड़ भी सिखा सकते हैं, देखते हैं प्रत्येक का वैल्यू रहता है, एक नहीं रहता, पहले 0.1, 0.2, 0.3, तो दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव भी सिखा सकते हैं, है ना। और जो आकृति बना था, जो आकृति ज्यामितीय आकृति बनेगा, उसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल भी हम बच्चे को निकालना क्या कर सकते हैं? सिखा सकते हैं। किसकी मदद से? ग्राफ पेपर के मदद से। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए, एक संख्या चार्ट होता है, संख्या चार्ट ऐसे रहता है बना हुआ, है ना, संख्या चार्ट रहता है। उस संख्या चार्ट में जो है बच्चे को हम जो है ना संख्या का ज्ञान, एक संगता यानी 1, 2, 3, 4 है तो इसमें 1 बढ़ रहा है। विसंगता अगर रहेगा, सजाया हुआ नहीं ढंग से, तो विसंगता को भी बच्चे को बता सकते हैं। यानी संज्ञता के, संख्या के एक संगता और विसंगता को हम जो है ना किसकी मदद से पढ़ा सकते हैं? संख्या चार्ट की मदद से पढ़ा सकते हैं। आप देखिए क्रिजनियर छड़ है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिए अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। क्रिजनियर छड़ देखिए, ये वाला निकालिए, ये फिगर क्रिजनियर छड़ है। ये अलग अलग छड़ रहेगा, अलग अलग छड़ रहेगा। अब पहले हम सीधे इस पे एनालिसिस करते हैं, क्या है ये छड़ का उपयोग कैसे करेंगे। ये सब लोग फोटो पहले देख लीजिए, यही क्या है? क्रिजनियर छड़ है। दिमाग में आ गया? इसमें देखिए जोड़, घटाव, गुणा, भाग, है ना, सब सिखाएंगे। जोड़ का सहचर नियम, क्रम विनिमय नियम, सब सिखाएंगे बच्चे को। अब देखिए कैसे, देखिए दिखा रहे हैं। अब ये फोटो देख लिया आप लोग, अब देखिए ये फोटो निकालिए, डायरेक्ट बता रहे हैं, रुकिए ना। ये वाला निकालिए, ये वाला निकालिए, सब्सट्रैक्शन नहीं, पहले एडिशन देखिए। अरे नहीं, सब्ट्रैक्शन ही निकालिए ना, ये वाला, है ना, निकालिए सब लोग। अब देखिए रंगीन तरह के है एक, फिर उससे दुगना वाला दूसरा कलर का, फिर तिगुना वाला तीसरे कलर का, 4 गुना है तो चौथे कलर का, 5 गुना है तो 5वें कलर का, 6 गुना है तो 6ठे कलर का, 7 गुना है तो 7वें कलर का, 8 गुना है तो 8वें कलर का, 9 गुना है तो 9वें कलर का, ऐसे करके है। अब समझिए लाना है हमको 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे? जो 8 गुना जो था उसको उठा लेंगे और जो 2 गुना है उसको उठा लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वह 10 गुना, मतलब 10 का वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया? मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब है क्रिजनियर छड़ में हम करेंगे यह कि मान लीजिए पूरा 10 है, तो जो 9 था जिसका वैल्यू, 9 जिसका था जो कलर का था, और जो 1 है उसका, दोनों को मिला देंगे तो 10 हो गया कि नहीं हो गया? तो बच्चा जोड़ के दिखाएगा कि देखिए सर ये कितना हो गया? 10। इस फिगर को भी आप देखिए, मान लीजिए ऊपर वाला जो है 8 है, अब बच्चे को कहेंगे कि चलो 10 करके दिखाओ, तो नीचे वाला देखिए पीला और या जो वो दूसरे कलर टाइप का है ना, है ना। अब
इन दोनों को मिला करके बच्चा दिखा दिया ना। अब कहेंगे बाबू देखो हमको जरा बताओ 8 है इसका मान, और एक कलरवा नीचे वाला रख दिया है। देखिए ये वाला जो पीला के पहले वाला है कौन सा कलर कहेंगे इसको? लाइट ग्रीन। अब लाइट ग्रीन रख दिया है तो कहेगा चलो बताओ बाबू अब कौन सा यहाँ सेट होगा, कितना मान होगा इसका? तो बच्चा कहेगा कि 3 है इसका मान। इसका मान कितना है? 3। तो 5 किसका मान है? खोजेगा सब कलरवा में तो मिलेगा पीला वाला रख देगा, कहेगा बराबर, चाहे बराबर रख के चेक करेगा बचवा। तो बराबर जो सेट कर गया, पीला सेट कर गया, कहेगा कि दोनों बराबर है। अब कहेगा कि इसका मान कितना लिखल है? कहेगा 5। तो बच्चा सीख गया कि नहीं घटाना? अच्छा 8 में से 3 गया तो हो गया कितना? 5। जोड़ भी ऐसे ही उल्टा करके सिखा सकते हैं। कहेंगे बाबू देखो ये है कितना? 3। जो लाइट ग्रीन जो है यह है 3, तो इसमें कितना रखेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बच्चा रख देगा पिलक्का, कहेगा अच्छा 5 और जोड़ेंगे। इसमें जोड़ सिखा दिए और घटाव सिखा दिए। देख लिए ना, देख लिए बड़ा सरलता से। अब देखिए गुना कैसे सिखाएंगे बच्चे को। अब देखिए सहचर नियम को पहले समझाने से पहले हम गुना सिखा देते हैं। नहीं गुना नहीं, पहले सहचर नियम ही देखिए। जोड़ का सहचर नियम देखिए ये वाला फोटो निकालिए। सहचर क्रम विनिमय नियम पहले देखेंगे हम लोग। क्रम विनिमय, क्रम को बदल गए, मतलब 5 को 3 से जोड़े या 3 को 5 से जोड़े। अभी आपको लगता है बड़ा आसान कि 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा, लेकिन छोटका बच्चा को यह समझ में नहीं आता। इसको सिखाएंगे कैसे, देखिए हम क्या करेंगे, जो ग्रीन और पीला है, 2 को छड़ है, ग्रीन और पीला, पहले इसको रख देंगे। कहेंगे कितना माना है बाबू? दोनों बराबर है ना। अब क्या करो बाबू, और रहा क्रिजनियर छड़, उसको उठाएंगे। कहेंगे कि पहले आप पीला रखो और बाद में क्या रखो? ग्रीन, और रख के देखो दोनों बराबर है। कहेगा हाँ सर बराबर आ गया। तो सोचो हम 3 में 5 जोड़े या 5 में 3 जोड़े, दोनों बात क्या है? बराबर है। मेरी बात को समझ रहे हैं? 3 में हम 5 जोड़े या 5 में 3 जोड़े, दोनों क्या है? बराबर। यानी यह क्रम विनिमय नियम, जोड़ का क्या हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम को लागू कर रहा है कि नहीं कर रहा? किया कि नहीं किया? मेरी बात को समझ रहे हैं? क्रम विनिमय यानी क्रम को बदल दिया, विनिमय मतलब बदल लेना, यानी क्रम को बदल कर भी हम बच्चे को क्या कर सकते हैं? जोड़ सिखा सकते हैं। सीख गया बच्चा, क्रम विनिमय नियम लागू हो गया, समझ गया कि अच्छा कोई संख्या को उलट पलट कर भी अगर जोड़ेंगे तो उसका मान बदलेगा नहीं। समझ गया? बात समझ गया ना, है ना? ठीक है। अब सहचर नियम देखिए कैसे होगा। सहचर नियम देखिए 4 और 3 को जोड़िए और बाद में 2 जोड़िए। 4 और 3 को जोड़िए और बाद में 2 जोड़ो। 4 जिसका वैल्यू है उसको जोड़ो, 3 है जिसका वैल्यू उसको जोड़ो, और बाद में 2 जोड़ो, उसका जो मान आया उसको रख देंगे, जोड़ के दिखा देंगे क्रिजनियर छड़ को। फिर कहेंगे अब क्या करो बाबू तुम कि पहले 3 और 2 को जोड़ो। पहले किसको जोड़ो? 3 और 2 को, और बाद में जोड़ो किसको? 4 को। इसको देखो दोनों बराबर आ रहा है। कहेगा हाँ सर। यानी कहीं ना कहीं सहचर नियम भी हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हो गया, है ना? यानी कहीं ना कहीं आपका क्रम विनिमय नियम, सहचर नियम और क्या बचता है आपका? बोलिए, वितरण नियम, है ना? यानी तीनों जोड़ के सहचर नियम, है ना, वितरण नियम और क्रम विनिमय नियम को बच्चे को बड़ा सरलता से हम क्या कर सकते हैं? सिखा सकते हैं, है ना? किसकी मदद से? क्रिजनियर छड़ की मदद से। बात समझ गए? अब देखिए गुना कैसे सिखाएंगे। अब देखिए इधर फिगर में देखिए, अब फिगर में देखिए, यहाँ देखिए। अब देखिए जोड़ सिखा दिए, घटाव सिखा दिए, जोड़ का सहचर नियम, वितरण नियम और क्रम विनिमय नियम सिखा दिए। अब देखिए गुना कैसे कहेंगे बाबू। 3 गुना 2 है, 3 गुना 2 है, 3 को 2 से गुना करेंगे तो आता है कितना? 6 आता है। अभी कैसे आएगा? एक तो बच्चा कहेगा कि सर एक काम करते हैं, हम 2 लिख देते हैं, 2 सैयार देते हैं। तो 2 जिसका मान है एक दूसरे पर सैयार देंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा? 6। जोड़ कर देख लीजिए। या 3 वाला के 2 को रख दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6। मेरी बात को समझ गए? यानी गुना को सीख गया बच्चा, नहीं सीख गया कि 3 को हम 2 बार रखे या 2 को 3 बार रखे, उसका मान कितना आएगा? 6 आएगा। गुना सिखा दिए। अब भाग कैसे सिखाएंगे? पूरा का मान है 6, पूरा का मान कितना है? 6। तो बच्चा कहेगा इसको तोड़ेंगे हम सर, 2। तो एक भाग का वैल्यू कितना रहा? 2। 3 भाग में इसको तोड़ दिए हम अगर, तो उसका मान कितना रहा है? 2 आ रहा है। यानी 3 भाग में इसको तोड़ देंगे हम। कितना भाग में? 6 को हम 3 भाग में तोड़ रहे हैं तो एक भाग का वैल्यू कितना रहा? 2। तो इसका मान कितना होगा? 2। यानी भाग भी बच्चे को सिखा देंगे, है ना? जोड़, घटाव, गुना, भाग क्रिजनियर छड़ से बड़ा सरलता से बच्चे को सिखा सकते हैं। नहीं
नहीं बोलिए, ठीक है। यानी देखिए जोड़ घटाव गुना भाग और भिन्न का समप्रत्यय भी सिखा सकते हैं। भिन्न या केवा हिस्सा है, छोटका ब्लॉक मिला मान लीजिए, जब यही तोड़े हम ये कहेंगे केवा हिस्सा है तो कहेगा तीसरा हिस्सा है। 6 का केवा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है ये। यानी भिन्न का समप्रत्यय भी बच्चे को हम सिखा सकते हैं, है ना। इसके बाद जोड़ घटाव गुना भाग हो गया। अरेंजमेंट सिखा सकते हैं, कौन किससे बड़ा है संख्या, रख रख के बताएगा कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना। अरेंजमेंट भी सिखा सकते हैं। जोड़ का क्रम विनिमय नियम, सहचरण नियम और वितरण नियम भी बच्चे को सिखा सकते हैं। यानी इतना हम सिखा सकते हैं किसकी मदद से, क्रिजनियर छड़ के मदद से। और अंत में आ जाता है बिट्स। क्या आ जाएगा, बिट्स, मोतिया वाला माला। दिमाग में सीधे क्या लाइए, मोती का माला, बस बिट्स का मतलब वही। अब उसका भी अब उसको अब जोड़ लीजिए आप आकस से। ये एक्चुअल में था कि फिक्स था रड, लेकिन यह कहा ऐसे सब माला ढेर मनी बच्चे को दे दीजिएगा। तो उसमें भी स्थानीय मान बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं, बता सकते हैं ना। यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम लोग बिट्स के मदद से भी बता सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट एबेकस के रूप में सोचिए, गिनतारा के रूप में सोचिए बिट्स को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जितना इसका कंसेप्ट है वह यहाँ क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी जोड़ घटाव काउंटिंग संख्या बोध में इसका उपयोग करेंगे। इसके अलावा जो माला है, माला कैसे हूँ रूप में बन जाएगा, ले लेगा कि नहीं। आकृति कैसे भी बन सकता है, ज्यामिति की आकृति भी बच्चे को सिखा सकते हैं। टाइलिंग आप लोग पढ़े होंगे, टाइलिंग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, टाइलिंग पढ़े होंगे आप लोग। टाइलिंग नहीं, टाइलिंग चौपर जो टाइल्स वगैरह लगता है ना घरवा में। यानी समझिए मलबा को वो चाहेगा तो डिजाइन बना बना के ढेर मनी सेट करना भी सिखा सकते हैं। यानी टाइलिंग का ज्ञान दे सकते हैं ना। चलिए ठीक है। चौपड़ स्थानीय मान, चूंकि था या बेकस की तरह ही काम करेगा, स्थानीय मान है ना। और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बच्चे को सिखा सकते हैं। इसके अलावा इतना चीज सिखाया जा सकता है बच्चे को। और यह जो है ना, यह मन का एक ऐसे बंधे हुए दानों को कहते हैं जिन्हें पिरो कर माला बनाया जाता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, मन का, हिंदी में और इंग्लिश में बीड्स कहते हैं। कोई दिक्कत है। सबसे अंत आ जाइए आप, कौन सा, डॉट पेपर। कौन सा, डॉट पेपर। इसका भी दर्शन कर लीजिए आप लोग, क्या है डॉट पेपर भाई। हम करवा रहे हैं मोबाइलवा में, ई में हुलकी ना, मोबाइल में करिए। देखिए यही है डॉट पेपर। क्या है डॉट पेपर, क्या है डॉट पेपर। अगर आइसोमेरिक डॉट पेपर है तो 3 डायमेंशनल फिगर बना सकते हैं आप। देखिए 3D लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। सबसे मोर इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो यही सीटेट में पूछेगा। 3 डायमेंशनल फिगर बनाएगा किसके मदद से, अगर वह आइसोमेरिक है तो। कैसा है तो, आइसोमेरिक है तो। आइसोमर नहीं पढ़े हैं इंटर में, केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं आइसोमर, उसका वह प्रतिरूप आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हैं। अरे नहीं जिक्र करेंगे, समझ जाएगा ना। नहीं, आइसोटोप अलग चीज है, आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हैं भाई। उसी का वह दूसरा प्रतिरूप होता है, उसी का वह प्रतिरूप होता है, एकदम सेम टू सेम एकदम रहेगा, तो उसको आइसोमर्स कहते हैं। एक दूसरे का है ना, जो केमिकल स्ट्रक्चर लिखा जाता है वह एक दूसरे का प्रतिरूप ही होता है, उसी को वह दूसरे रूप में लिख देता है, तो वह उसका आइसोमर कहलाता है। ठीक है। यानी देखिए डॉट पेपर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर वह आइसोमेरिक है डॉट पेपर है तो उसमें 3 डायमेंशनल फिगर बनाएंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, 3D एकदम दिख रहा है आपको। ठीक है, पहला। इसके अलावा इसमें अंग्रेजी का वर्णमाला देख सकते हैं नहीं, ABCD। जब अंग्रेजी का वर्णमाला लिखा गया तो यहाँ से आप सिमेट्री का कंसेप्ट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं। H है, अगर H है, H तो इसमें 2 को सिमेट्री लाइन होगा, एगो ऐसे अब एगो ऐसे। अगर ये X है तो एगो ऐसे हो जाएगा, एगो ऐसे। यानी आप सिमेट्री का कंसेप्ट भी बच्चे को सिखा सकते हैं। अगर A है तो एगो होगा, बात समझ रहे हैं। अगर T है तो एगो होगा, बात समझ रहे हैं ना। अगर V है तो एगो होगा, X है तो 2 होगा, H है तो 2 होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सिमेट्री के, समिति समझ में आता है ना, वह उसी का प्रतिरूप होगा, उसी की तरह दिखेगा, तो इसी को सिमेट्री कहते हैं, समिति कहते हैं। नहीं तो सिमेट्री लाइन का कंसेप्ट हम बच्चे को सिखा सकते हैं किसकी मदद से, डॉट पेपर की मदद से। अंग्रेजी का वर्णमाला सिखा सकते हैं। इसके अलावा क्या सिखा सकते हैं, 3D शेप भी, अगर वह आइसोमेरिक है तो, है ना। अब दिमाग में आपका इससे TLM से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। बिल्कुल 2D तो है ही है, ये लिख दिए तो 2D हो गया, खाली ये लिखे हैं तो। अगर घन बना दिए तो वह क्या हो गया, 3D।
बात समझ रहे हैं? क्यूब बना दिए, है ना, क्यूबाइड बना दिए, है ना, शंकु बना दिए, बेलन बना दिए, तो वह हो गया क्यूबाइड, 3 डायमेंशनल फिगर हो जाएगा। इतना ज्ञान बच्चे को अच्छा से प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? यह आपका पूरा TLM हो गया। पूरा ओवरऑल हम एनालिसिस कर लेते हैं एक बार, लास्ट बार पूरा एनालिसिस सुन लीजिए, पूरा का पूरा ध्यान से। चुप रहिए ना, सर करती हैं, रुके ना अभी, बताने दीजिए अभी हमको। ध्यान सुनिए, पहला डांस ब्लॉक दिमाग में है एकदम, लाइए सीधे फिगर को, डांस ब्लॉक को। ब्लॉक है छोटा छोटा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है, दिमाग में आ गया। बी बॉड मास, बी से है डांस ब्लॉक, तो डी से शुरू करिए, डी मास, काम खत्म, सारा दिमाग में आ गया आपको। जोड़ घटाव गुना भाग भिन्न का संप्रत्यय वगैरह जो भी है सारा चीज सिखा रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू वगैरह सब, है ना। डी मास का कंसेप्ट खत्म। चलिए फटाक से आ जाइए जियो बोर्ड वही जियो बोर्ड लबड़वा से लगा के, ज्यामिति आकृति वगैरह 2 डायमेंशनल, अंधा के लिए भी रहेगा। चलिए फट से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए फटाक से आ जाइए, कितना गिनता रहा, इकाई दहाई सैकड़ा हाथ, ये भी एक तरह का क्या है, जियो बोर्ड वाला, सॉरी ओला डांस ब्लॉक तरह का काम करेगा। ये भी वो सारा चीज आएगा, जोड़ घटाव गुना भाग, स्थानीय मान और फेस वैल्यू सारा आ जाएगा। इसमें दृष्टिबाधित के लिए भी इसका उपयोग हम करेंगे। ग्रिड पेपर आप लोग देख लिए, हम ग्रिड पेपर का इंपॉर्टेंट बताएं कि सिर्फ दशमलव का गुना, इतना चीज दिमाग में रखिए, और दशमलव का कंसेप्ट सिखाने में। फ्रैक्शन किट बताएं हम लोग, भाग केवा भाग है या ज्यामिति की आकृति सिखाने में। आज ये फटाक से जियोजेब्रा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल ज्यामिति और अर्थमेटिक का ज्ञान देने में, ठीक है। यह दृष्टिबाधित के लिए नहीं है। फटाक से आ जाइए क्या, ग्राफ पेपर हम लोग ग्राफ जो पढ़ते हैं ज्यामिति वगैरह, उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालने में, है ना, या भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव सिखाने में। नंबर संख्या बताएं, नंबर की ज्ञान देने में। इसके अलावा क्या, क्रमबद्धता और विसंगता को पढ़ाने में। अब आज ये क्रिजनियर छड़ के बारे में हम लोगों ने देखा, है ना, जोड़ घटाव गुना भाग, है ना, ये सब सिखाने में हम उपयोग करेंगे इसका, है ना। भिन्न को सिखाने में, है ना, या फिर भिन्न के कंसेप्ट को सिखाने में, कौन कितना गुना है भी इसको भी सिखाने में। बिट्स मन का वह अबाकस से प्रयोग करके हम देखेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग वगैरह जो भी हो गया। इसके अलावा टाइलिंग सिखाने में। डॉट पेपर आप लोग दिमाग में आ गया फटाक से, डॉट पेपर वही है, डॉट पेपर ABCD वगैरह लिखना, सम्मिति सिखाना, है ना। 3 डायमेंशनल जब एसोमेरिक डॉट पेपर है तो हम 3 डायमेंशनल, है ना, फिगर बच्चे को सिखा सकते हैं। कोई दिक्कत, अंग्रेजी का वर्णमाला वगैरह सिखा सकते हैं। या TLM से आपका क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन 100-200 क्वेश्चन सेट किए हैं।